नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता अबू आजमी का औरंगजेब के लिए प्यार उनके गले की फांस बन गया। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर अबू आजमी की फोटो पर कालिक पोती और माफी मांगने को कहा, तो वही विधानसभा के अंदर भी हंगामा मचा। एकनाथ शिंदे ने आजमी को देशद्रोही करार दिया। इसके बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया। इस लड़ाई में कांग्रेस की एंट्री होते ही बवाल और ज्यादा बढ़ गया। बवाल तो बिहार और बंगाल में भी मचा है। बिहार में आरजेडी चीफ लालू से लेकर बंगाल सीएम ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, जिस पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने को कहा है। यानी जो फर्जी वोटर का मुद्दा विपक्ष उठा रहा था, उसका समाधान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कर दिया है। तो कैसे विपक्ष अपने ही जाल में फंसा? क्या है औरंगजेब पर सियासी घमासान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। औरंगजेब को लेकर ये सिर्फ सियासी घमासान है या इसके पीछे कोई और साजिश? देखिए कितना पावरफुल होता है कि अगर आप एक बहुत ही दमदार तरीके से अपनी कहानी समाज को बताते हैं। ये सब फिल्म छावा का जो है असर है। इस देश में कई सालों से, कई दशकों से ये डिबेट चल रहा है। कैपिटल टीवी पे हम लोग लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि फॉर वंस एंड फॉर ऑल एक बार तय कर लो कि इस देश का हीरो कौन है, विलन कौन है। भाई रामायण पढ़ते हैं हम लोग, रावण को हीरो तो नहीं बना सकते जी। महाभारत पढ़ते हैं हम लोग, दुर्योधन को हीरो तो नहीं मान सकते। उसी तरीके से मध्यकालीन भारत में हमें तो तय करना पड़ेगा, मोहम्मद गौरी हीरो है हमारा या पृथ्वीराज चौहान है। दोनों तो नहीं चलेगा जी। आपको यह तय करना पड़ेगा कि औरंगजेब हमारा हीरो है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज। यह तो तय करना पड़ेगा। हमारा हीरो अकबर है या फिर महाराणा प्रताप है। यह तो तय करना पड़ेगा ना। भाई पाकिस्तान वालों ने तय कर लिया कि गजनी उनका हीरो है ना, बाबर उनका हीरो है, तो पाकिस्तान की कहानी अलग है। यह एक लार्जर प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। जब कोई मुल्क आजाद होता है तो वो उस मुल्क की कहानी अपने हिसाब से गढ़ता है। ये अबू आजमी जैसे खुदरे किस्म के नेता जिसका उसका अपर कंपार्टमेंट खाली है, ये मुसलमानों को भड़काने के लिए गलत हीरोज को समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन इमरान मसूद ने भी आग में घी डालने का काम किया है। भाई ये सारे लोग वही हैं। मुसलमानों को आपने भड़का करके इस तरीके से कर दिया कि मुसलमानों को यह लगता है कि भाई ये जो मुगलिया सल्तनत थी वो हमारी थी, ये हम राज करते थे, है ना। इन मूर्खों को मालूम नहीं है, पता भी नहीं होगा कि बाबर कहां का था। या अबू आजमी से कोई मीडिया वाले को सवाल सीधे तपाक से पूछना चाहिए कि बाबर, इसका परदादा, लकड़दादा, वो कहां किस जगह से आया, किस शहर में पैदा हुआ, नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। जानता, नाम सुना तक नहीं होगा। नॉलेज तो छोड़ दीजिए, वो नाम तक नहीं सुना होगा। जो आपके ग्रुप के अंदर में, व्हाट्सएप में, ऑफिस में इस तरह का बकवास करता हुआ नजर आए ना, उनसे पूछिएगा कि आंधी जान का नाम सुने हो, इस शहर से वाबस्ता हो तुम, फरगना वैली क्या है मालूम है, किस देश में है। ये बकवास चल रहा है इस देश के अंदर में। तो ये जो कांग्रेस में मुसलमानों के मसीहा पैदा हो गए, ये आम आदमी पार्टी वाला, ये सब शाहीन बाग में क्या चलता था। ये अमरतुल्ला खान का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि हम 800 साल से यहां पे हुकूमत कर रहे हैं
ओवैसी कह रहा है कि हम 800 साल से यहां पे हुकूमत कर रहे हैं, ये हमारा मुल्क है। अरे जो हुकूमत कर रहा था वो विदेशी था, अभी वो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बहुत सस्ता टिकट है, टिकट कटाओ और जाओ। एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ताशकंद में, उसके राजधानी में, तो वहां आमिर बाबर का फुल साइज का जो है वहां पे आपको स्टैचू मिलेगा, क्योंकि वो कहते कि ये हमारा है। उनके शहर में, उनके अलग अलग जगहों पे ये सब औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, उसकी तस्वीरें लगी हुई है, म्यूजियम बना हुआ है कि ये हैं हम, ये है उज्बेक का इतिहास कि हम हिंदुस्तान पे जाकर के फतह किए थे। तुम क्या कहोगे उसको? इस तरह के लोग जो इधर उधर के लोगों को अपना बाप बना लेते हैं, वो मानसिकता वाले लोग हैं। ये गलत इतिहास, गलत हीरो, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और अच्छा है कि इस तरह के लोग इस तरह के डिबेट को जन्म देते हैं, ताकि आगे चल के जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी समझ में आ जाए कि ये जो लाल किला बनाने वाले लोग जो हैं वो कोई हिंदुस्तानी नहीं थे, वो सब बाहरी थे। बिल्कुल, महाराष्ट्र की सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा है और इसकी गूंज जो है वो बिहार और बंगाल तक सुनाई देगी चुनावी राज्यों में। ये पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है और सुनाई देनी भी चाहिए, क्योंकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने पेश किया। इन लोगों ने उज्बेकों को अपना बाप बना लिया। इन लोगों को समझ नहीं आता है कि हम पहले से ही, या पाकिस्तान में ये डिबेट चलता है, पाकिस्तान में भी समझदार लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा हीरो गजनी और गोरी कैसे हो गया, तुम्हारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम कैसे हो सकता है जो हमारे ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन वहां तो इस्लामिक शासन के मान के अनुसार वो सोचते हैं कि हम तो इस्लामिक शासन में हैं, तो हम लोगों का इतिहास तो मुसलमानों का होना चाहिए, ओरिजिन कहाँ से है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में तो ये डिबेट होना चाहिए। हिंदुस्तान में इतिहास को ऐसे नहीं आप बता सकते कि यहाँ पर जो रुक गया, जो शासन करने लगा, वो तुम्हारा हीरो है। तो खलजी को भी हीरो बनाओ, फिर तुगलक को भी हीरो बनाओ, और उससे पहले भी गुलाम वंश के इल्तुतमिश से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक सबको हीरो बनाते रहो। इतिहास में तो बनाया गया, लेकिन ऐसे इन लोगों ने मुगलों को ज्यादा बड़ा हीरो बनाया और बता दिया कि इतिहास इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द चल रही थी। जो दिल्ली पे शासन कर रहा था वही सिर्फ बादशाह था, और हिंदू शासक जो उससे संघर्ष कर रहे थे वो पिद्दी थे, ऐसा ही बताया गया। औरंगजेब से लड़ते हुए ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में धारणा क्या बनाई गई, इतिहास के किताबों में कहेगा कि उसको क्या कहा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा गया, और उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। और हिंदू युवा उस इतिहास को पढ़ पढ़ के भ्रमित हो जाते हैं कि औरंगजेब यहीं का था या उज्बेकिस्तान का था। तो आज जो डिबेट हो रहा है, परेशानी इन लोगों को इसी बात को लेकर है कि अभी जो फिल्म में दिखाया गया, ये विजुअल मीडियम है, और इसमें जो दिखाया जाता है उन लोगों को भी समझ में आता है जो इतिहास हायर स्टडी नहीं किए हैं। जो 10वीं तक की किताबें हैं उसमें ऊपर ऊपर लिखा रहता है, और 5 चैप्टर अगर मुगलों का होगा तो उसमें 2 पैराग्राफ शिवाजी के बारे में, 1 पैराग्राफ महाराणा प्रताप के बारे में होगा, तो लोगों को जानकारी कैसे होगी। इसीलिए अभी चर्चा होनी जरूरी है, और इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो गई। अबू आजमी ने शुरू किया, कांग्रेस भी उस मैदान में कूद गई, क्योंकि इन लोगों को तो लगता है कि ये जो गंगाधर नेहरू थे वो तो इन्हीं के दरबारी थे। जम्मू कश्मीर से उठकर अगर दिल्ली में आए थे तो पहली नौकरी ही मुगलों के दरबार में मिली थी, तो इसलिए इनके ऊपर तो बड़ा एहसान है। चाहे मोतीलाल नेहरू हो या जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने उन्हीं के पैसों से इतनी बड़ी इमारतें खड़ा की, चाहे इलाहाबाद में आनंद भवन ही खड़ा किया हो। तो इन लोगों के एहसानों को चुकाने के लिए ये इमरान मसूद भी उतर जाएगा, उदित राज उतर जाएंगे, क्योंकि दलित मुस्लिम एकीकरण की बात होती है। और इन लोगों ने जो फिर से ये विवाद पैदा किया, महाराष्ट्र से चलता हुआ ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अब पता चलेगा कि हिंदुत्व की एकता क्या होती है। इसलिए अबू आजमी पर केस,
उसके बेटे पर गोवा में केस, और उसके बाद जो इसके समर्थन में आ रहा है उसके खिलाफ भी अब मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल तो ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने आज जो कहा है, जो निर्देश दिए अपने अधिकारियों के, उससे लगता है कि फर्जी वोटर वाला जो विक्टिम कार्ड अब तक विपक्ष खेल रहा था उसे कहीं ना कहीं झटका लगा है। देखिए, हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, खास करके विपक्ष में जी, वो बड़े शातिर किस्म के लोग हैं। वो जानते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को रोज गाली दे सकते हैं, मीडिया में छा सकते हैं, सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। वो जवाब देता कब है? जब आप कोर्ट चले जाते हो तब देता है, जब चुनाव की घोषणा होती है तब वो बताता है, तब वो डाटा देता है, सब कुछ देता है। शातिरता इन लीडर्स की ये है कि वो मान के चलते हैं कि देश की जनता को नियम कानून के बारे में पता नहीं है। तो हमने 3-4 दिन पहले कहा था कि हर टेलीविजन चैनल को मैंडेटरी आप कीजिए, आप संवैधानिक संस्था हैं, कि क्या प्रोसीजर है किसी भी इलाके में वोटर लिस्ट से लोगों को नाम काटने का और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहला स्टेप ले लिया जी। अब होगा ये, बस एक ही बात मैं कह रहा हूं, और इलेक्शन कमीशन को ये क्लिप काट करके भेजिए कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में जो मीटिंग हो उसका वीडियो बनना चाहिए और रिलीज होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डोंट गिव देम एनी चांस। ये फ्रॉड लोग हैं, झूठे लोग हैं, झूठ बोल करके इनका धंधा चलता है। अभी सब चुप हो गए ना भाई। सुरजेवाला गया था सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र को लेकर के, डांट खा के बाहर आया, सारे डाटा निकल गए। क्या हर बार कभी 30 लाख, कभी 40 लाख, कभी 39 लाख, कभी 35 लाख महाराष्ट्र में इसी तरीके से वोटर जो है वो ऐड हुए हैं? कोई इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ है। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के वो प्रोसीजर भी समझाया जाए, और जो तरीका है कि एक पोलिंग स्टेशन, एक ईवीएम के ऊपर अगर 1% से ज्यादा वोट ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब वोटर लिस्ट में चेंज आएगा, तो बाकायदा हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को वहां पे उस पे रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। इसी तरीके से बीएलओ काम करता है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बातचीत हो रही है, तो वो सारा प्रोसीजर पे भी बातचीत होगी। तो स्थानीय लीडर सब कहेंगे कि भाई हाँ, हमारा ये प्रोसीजर है। अब वो हो जाने के बाद उसको सब सोशल मीडिया में उसको डालिए कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के सामने जाते हैं, इनके ग्राउंड वर्कर्स वहां क्या बोलते हैं, और इनके नेता टेलीविजन चैनल पे आकर के क्यों ठीक उल्टी बात करते हैं। ऐसे जब तक इनको नेम एंड शेम नहीं किया जाए, इनकी जो चतुराई, इनका जो स्टंट है, वो जब तक एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरीके से हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर ये लोग सवाल उठाते रहेंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के इलेक्शंस को ही डिलेजिटिमाइज करने का वो काम ये लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जो स्टेप है वो बहुत अच्छा, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर अब तक जो विपक्ष करता आया था उसके लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, अभी भी ये बंद नहीं होगा जी। ये लोग अपने नेताओं को भेजेंगे नहीं, डिस्ट्रिक्ट में न भेजेंगे, डीएम के पास भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर ये प्रूफ होता तो ये बड़े नेता, यानी कि कोई सांसद राज्यसभा का डेरेक ओब्रायन जैसा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोलता, बल्कि वो बूथ के लोग सामने आते, उसके नेता सामने आते, वोटर लिस्ट लेकर के, देखो हमारे बूथ पर 1200, 1500 या 800 वोटर हैं, और इसमें से 10 वोटर ऐसे हैं जो बाहर के हैं, जिसको ऐड किया गया है। ये वो लोग लेके आते अपने अपने ब्लॉक में,
हर जगह पर ब्लॉक में डाटा अवेलेबल होता है। पुराने वोटर लिस्ट आपके पास है, फिर नए वोटर लिस्ट जो वोटर रोल तैयार होगा उसमें भी आपके पास वो वोटर लिस्ट होंगे। सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट निकलवाते हैं, उन दोनों का मिलान करो और बताओ कि इस मकान में दूसरे लोग चेंज हुए हैं और ये वोट बाहर का है, वोटर बाहर से लाया गया है। लेकिन वहां पर ये लोग आंदोलन नहीं करेंगे, सामने में कोई प्रूफ लेकर नहीं आएंगे। ये इंटरनेट की गड़बड़ियों का इस्तेमाल चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए करेंगे। कहेंगे कि नहीं नहीं वोटर जोड़ दिए गए, जैसे राहुल गांधी ने कहा 48 लाख वोटर नए वोटर जोड़ दिए गए, लेकिन यह नहीं बताया कि पहले कितने वोटर जोड़े जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के समय कितना वोटर जोड़ा गया जो आपको इतनी सीटें मिल गई महाराष्ट्र में। यह तथ्य को छुपाता है और अपने अनुसार आंकड़े गढ़ता, तथ्य गढ़ के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है। लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, कह दिया है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हर नेताओं को बुलाओ और उन पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करके सीधे बोलो कि आपको क्या क्या समस्या है ये बताओ, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। जो आरोप है वो भी आरोप बताओ। अगर वो आरोप ममता बनर्जी का आरोप लेकर वहां जाएंगे तो उसको तो साबित करना पड़ेगा, और वहां पर डीएम होता है ऑफिसर, वही इनको बताएगा कि कैसे कैसे यहां पर कैसे काम हुआ है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर से आपको क्या तकलीफ हुई है। इसीलिए इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जो किया है वो आगे की स्ट्रेटजी है। हर जगह पर जो मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी उन मीटिंग का रिकॉर्ड भी होगा, वीडियोग्राफी होगी और उन नेताओं के रिकॉर्ड आगे बढ़ाए जाएंगे कि देखो भाई इन लोगों ने तो कोई आरोप नहीं लगाया, ममता बनर्जी लगा रहे हैं, लालू यादव लगा रहे हैं, राहुल गांधी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को इसी आधार पर अब राजनीति करनी है और ममता बनर्जी के लिए तो बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि इनके कई फर्जी वोटर गायब होने वाले हैं। अभी चुनाव आयोग से पंगा पहली बार लिए है, अब आगे देखिए चुनाव से पहले क्या क्या होता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सपा और कांग्रेस नेताओं के औरंगजेब से प्यार ने सड़कों से सदन तक हंगामा बरपा रखा है। बवाल इतना है कि इसकी गूंज चुनावी राज्यों में जोरदार तरीके से सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पस्त है, वहीं बिहार और बंगाल में भी विपक्ष की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इधर चुनाव आयोग पर विक्टिम पॉलिटिक्स करना भी विपक्ष पर भारी पड़ रहा है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।